औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट ज़ीशान अमान विर्चू ऑफ इस्लाम एंड ग्लोबल कन्वर्स के प्रोग्राम नंबर 3 आपके साथ आज हाजिर हुआ मैं। और आप जिस सेट मेरा देख रहे हैं आज तो सेट थोड़ा सा डिफरेंट है और आप सबकी दुआओं के साथ आपकी सबकी सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सेट अरेंज करने का मौका मिला। तो मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने तीसरे प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, हमारा जो प्रोग्राम जैसे कि आप देख रहे हैं कि विर्चू ऑफ इस्लाम एंड ग्लोबल कन्वर्स का मकसद है कि एक तो इस्लाम की फजीलत के बारे में आपको बताया जाए और इसके साथ साथ हम दुनियावी बातें बीच में डिस्कस करें। दुनियावी बातों से मुराद है कि हम उन मसलों को डिस्कस ज़ेर बहस लेके आए जो आजकल अक्सर हम नजरअंदाज कर जाते हैं या कुछ लोग उन मसलों पे सोचते हैं उनको हल नहीं मिल पाता। इस चीज के लिए हमने अपने साथ प्रोग्राम में डिफरेंट मेहमान खुसूसी जो है यहाँ पे हमने बुलाते हैं ताकि उनके साथ डिस्कस करके हम उन मसाइल का हल भी देख सके और उनसे बातचीत भी कर सके। तो आप सबको खुशामदीद कहूंगा, उम्मीद करता हूँ आप सब ये प्रोग्राम मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब, दिन की अच्छी बात। जैसे कि आप मेरे पीछे इस पे देख भी रहे हैं, दिन की अच्छी बात मैं आपको इस वाले से एक छोटी सी हकायत मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि फारसी की हकायत है। उसमें हकायत का तर्जुमा इस तरह बताया गया है कि एक बादशाह था, उस बादशाह ने एक आदमी को अपने जो उसके दरबार में उसको हाजिर था, तमाम अपने वज़रा के सामने उसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया कि इसको सजाए मौत दी जाए, इसको मार दिया जाए, जो भी उसने हुक्म दिया। तो उस सजाए मौत सुन के जो सामने कैदी था, जो मुजरिम था, उसने ना बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बादशाह को ना गालियां देनी शुरू कर दी। लेकिन जो जिस जबान में वो बादशाह को बुरा भला कह रहा था वो बादशाह जो है वो जबान समझ नहीं पाया। तो उसने अपने एक वजीर से पूछा जो इंतहाई नेक और सादा दिल इंसान था, अपने वजीर से पूछा कि ये क्या कह रहा है। तो उस वजीर ने बादशाह को ये कहा कि आपको यही फरमा रहा है कि वो लोग अच्छे होते हैं जो अगले की खता को माफ कर दें और जो जान बख्शी कर देते हैं वो लोग अच्छे होते हैं। मतलब जो मुजरिम था वो गालियां दे रहा था लेकिन वजीर ने उसको इंटरप्रेट करके अच्छाई बता दी। बादशाह वजीर की बात सुन के बहुत खुश हुआ और उसने उस मुजरिम की सजा माफ कर दी खुश होके। साथ ही एक और वजीर था जो जरा दिल का सख्त था और जरा लोगों के साथ मतलब इतनी इंटरेक्शन उसकी नहीं थी, वो लोगों को फंसवाना जानता था और बड़ा अपने आप में थोड़ा सा बनता था। उसने बादशाह सलामत से ये कहा कि हम जैसों के लिए बादशाह सलामत के सामने झूठ बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो उसने बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत की वजीर आपसे झूठ बोल रहा है, असल में मुजरिम आपको बुरा भला और गालियां दे रहा है। बादशाह सलामत ने वहां पे उस जो बदबख्त वजीर था उसको ये कहा कि तुम्हारा जो सच है मुझे उससे बेहतर उस वजीर का झूठ लगा क्योंकि उसके अंदर एक मसलियत शामिल थी, किसी की जान बख्शी जा रही थी। तो दिन की अच्छी बात के हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप कभी जिंदगी में कोई ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिससे अगले का कोई फायदा हो रहा है, अगले को कोई जान बच रही है, अगला किसी बहुत बड़े नुकसान से बच रहा है, तो मेरा ख्याल वो झूठ जो है सच से बेहतर है। समझने वाले मेरी बात बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आज के जो मौजूद जो दिन की अच्छी बात है कि आप लोग पहली बात है झूठ से गुरेज करें, लेकिन अगर ऐसे मौके आपकी जिंदगी में आ जाते हैं कि आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है और आपको पता है कि इसके अलावा कोई और मेरे पास चारा नहीं है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं जिसमें अगले की भी बेहतरी शामिल हो। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब जो कि हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ है तहरीक फलाह इंसानियत। मदरसा तालीमुल कुरान जो कि पिछले 6 सालों से जो बच्चियां उनको फ्री तालीम कुरान पाक की फराहम कर रहा है। तो उन्हीं के स्पॉन्सर से उनकी मदद से ये प्लान किया गया है तहरीक फलाह इंसानियत, जिसका आप नाम पीछे देख भी रहे हैं। तहरीक फलाह इंसानियत का मकसद है कि माशरे के अंदर वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते या रोजाना सुबह उठने के बाद एक ना एक मुश्किल से 2-4 होते हैं जिनको परेशानियों ने घेरे रखा है, तो इस तहरीक का मकसद ये है कि इंसानियत की खातिर हम उन लोगों की मदद करें। हम क्या मदद करें, वो ये इदारा इसलिए कायम किया गया ताकि वो लोग इससे फायदा उठा सकें, उनकी जरूरियात पूरी कर सकें। तो आप लोग इस तहरीक में अपना पूरे दुनिया से किसी भी मुल्क में बैठ के आप लोग इस तहरीक में भी डोनेशन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा डोनेशन करें ताकि आप लोगों की रकम अच्छे कामों में इस्तेमाल की जाए, दीनी मदारिस में इस्तेमाल की जाए। तहरीक फलाह इंसानियत का जो हमारा पहला मकसद है इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला जोर होगा तालीम पे, चाइल्ड लेबर को हमने खत्म करना है इंशाल्लाह। पहला हमारा जो मकसद होगा, जो हमारा पहला टारगेट होगा, ये होगा कि हम चाइल्ड लेबर को खत्म करें और वो बच्चे जो अपनी कम उम्री में
पढ़ने लिखने की उम्र में काम काज पे लग जाते हैं, उनके माँ बाप उनको एक पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं अपनी कम उम्र में, तो उनको तालीम की अहमियत के साथ साथ बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जाए, उनके साथ उनकी यूनिफॉर्म, उनके बैग, जो भी उनकी जरूरियात उनको पूरा किया जाए। तो तहरीक फलाह इंसानियत में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 3 तरीके से। हमारे पास एक बैंक अकाउंट डिटेल्स है, मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा ये लिंक दे दूंगा। आप लोग हमें बैंक अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू हमें डोनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034062577787। अगर आप बैंक और जैज़ कैश के थ्रू नहीं करना चाह रहे तो आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आपकी जो रकम होगी इंशाल्लाह वो उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी जो लोग इस चीज के वाकई हकदार हैं, और आप लोगों को बकायदा इस चीज से आगाह भी हमें रखा जाएगा और आप लोग खुद भी अपनी डिटेल इजीली मालूम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग तहरीक फलाह इंसानियत में बढ़ चढ़ कर और अपनी इस मसरूफ जिंदगी में, अपनी मसरूफ टाइम में आप लोग इंसानियत की खातिर जरूर आगे हेल्प करना चाहेंगे। तो नाजरीन, बढ़ते हैं हम अपने एक बड़े मजेदार सेगमेंट की जानिब, जो है सिलसिला सवाल जवाब। आपको याद होगा पिछले हफ्ते तो हमारा प्रोग्राम किसी वजह से नहीं आ सका, मसरूफियत थी, लेकिन उससे पिछले प्रोग्राम में आपको यानी प्रोग्राम नंबर 2 पे मैंने कुछ सवालात आप लोगों से पूछे थे, जिनके जवाब मुझे लोगों ने इन टच रह के मुझे दिए, डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझे जवाब दिए, और उनके नाम मैंने मेंशन भी किए हैं। उन्होंने सही जवाब दिए हैं या नहीं दिए, जो उनके जवाब थे मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। उम्मीद है वो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे और सवालात के उन्होंने जो जवाब दिए उन्होंने ये शो किया है कि अब वो हमारे साथ हैं और वो अपने इल्म में इजाफा करना चाह रहे हैं। तो बढ़ते हैं, मैं अपने सवाल की जरूरत बढ़ता हूँ। जो सवालात मैंने दिए थे, पहला सवाल था कि CNG किसका मुखफ़फ़ है? CNG किसका मुखफ़फ़ है? इसका जवाब जो था वो बनता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का मुखफ़फ़ बनता है C से कंप्रेस्ड, N से नेचुरल और G से गैस। इसका ये जवाब बनता है। तो हमें पहले सवाल का जवाब जो दिया है मैं आपको बताया था वो कौन है, जिन्होंने हमें ऑनलाइन जवाब दिया। पहली है मिस मुनीबा, जिन्होंने हमें फेसबुक के ऊपर हमें जो जवाब दिया था, कमेंट जो हमें किया था इस सवाल के नीचे, तो उन्होंने इस सवाल का यही जवाब दिया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा जवाब हमें दिया इनका मिस असला सईद, इन्होंने हमें इस चीज का जवाब दिया, इन्होंने भी यही कहा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त था। तीसरी हमें फेसबुक पे जिन्होंने ज्वाइन किया था आयत अवान, उन्होंने भी हमें इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। आप लोगों को बहुत मुबारक, आप लोगों ने अपने इल्म में इजाफा किया। दूसरा हमारा सवाल था कि इंग्लिश में 100 ईयर्स यानी 100 सालों को सेंचुरी कहते हैं, तो 1000 सालों को क्या कहा जाता है? मैं सवाल रिपीट करता हूं कि 100 सालों को सेंचुरी कहा जाता है, तो 1000 सालों को क्या कहा जाएगा? तो इसका जवाब बनता है 1000 सालों को हम कहते हैं मिलीनियम। इंग्लिश का वर्ड है मिलीनियम। तो इसका जवाब हमें जो हमारे जिन्होंने हमें दिया, इनका पहला नाम है मिस मुनीबा, इन्होंने हमें जवाब दिया था सदी। देखिए सेंचुरी जो है ना उसको उर्दू में सदी कहते हैं, आपका जवाब गलत था। मिलीनियम कहते हैं 1000 साल को, सेंचुरी कहते हैं 100 साल को। आपने सदी जवाब दिया, डिसहार्ट होने की इसमें जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, अब गलती से इंसान सीखता है। तो आपका जवाब गलत था, सेंचुरी को उर्दू में ही सदी कहा जाता है। दूसरा जवाब हमें दिया था मिस असला सईद, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपने मिलीनियम जवाब दिया, आपको बहुत मुबारक हो। तीसरा जवाब हमें दिया आयत अवान, आपका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपको भी बहुत मुबारक हो, आपने भी मिलीनियम ही इसका जवाब दिया। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब, जो इस दफा मैंने थोड़ा सा ना चेंज किया था, और वो सवाल जो था वो पहेली की सूरत में था। पहेली ये थी कि पीला यानी पीले रंग का घर है, उसके अंदर एक गोरा आदमी है और उसका लाल लिबास है। पीले रंग का घर, गोरा आदमी, लाल लिबास, तो ये क्या चीज है? तो हमें इन्हीं तीन लोगों ने टच किया, और हमें जो जवाब, इसका जो जवाब ऐसे बनता है वो बनता है मूंगफली। इसका जवाब मूंगफली है, यानी कि उसका बाहर जो कवर होता है वो पीला होता है, अंदर से जो होता है वो मूंगफली का दाना वो सफेद होता है, और उसके ऊपर जो एक छिलका चढ़ा होता है वो लाल रंग का होता है। तो इसका जवाब मूंगफली था। तो हमें मिस मुनीबा ने इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया, मूंगफली इसका जवाब बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत मुबारक हो। मिस असला सईद, आपने इसका जवाब दिया मोमबत्ती, कैंडल, ये जवाब इसका दुरुस्त है। मुझे एक दफा जरा कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कैंडल किस तरह बनता है, मुझे तो इस चीज समझ नहीं आई। आयत अमान, आपने भी हमें ये जवाब दिया कि इसका पहली का जवाब है कैंडल, मोमबत्ती इसका जवाब नहीं है। आप भी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में मुझे इसका लाजमी जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको जिन्होंने जवाब सही दिए, उनको भी जिन्होंने जवाब सही नहीं दे सके, क्योंकि जिन्होंने जवाब सही दे दिए उनके अक्लमंद होने पे उनका अप्रिशिएट करूंगा, जिन्होंने जवाब सही नहीं दिए उनकी कोशिश पे उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने इल्म में इजाफे का एक तरीका ढूंढा सवाल के छोटे छोटे जवाब देके। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक दूंगा और आप लोग खुश नसीब लोग हैं।
बढ़ते हम अपने अगले सवालों की जाने, जो मैं अगला पहाड़ आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं। आप लोग शायद इसी को समझते हैं, लेकिन आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए चीज है। तो अगले सेगमेंट के लिए हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर जो है कौन सा है? दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? ये सवाल आप लिख भी सकते हैं। मैं प्रोग्राम के बाद सवाल जो है मैं आप लोगों को पोस्ट के जरिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी शेयर कर दूंगा। दूसरा सवाल हमारा है, वो कौन सा खानदान है जिसे 5 नोबेल प्राइज मिले? आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप मालूमात ले सकते हैं, आपको इस चीज की इजाजत है। वो कौन सा खानदान है जिसको 5 नोबेल प्राइज मिले? तीसरा हमारा जो सवाल है कि पानी की मलिका किस फूल को कहा जाता है? ये 3 सवाल हमारे हैं। इन 3 सवालों के जवाब हमें इस प्रोग्राम के नीचे कमेंट में भी आप दे सकते हैं। अब मुझे जो मेरा नंबर है स्क्रीन पे आप लोगों के नंबर चलेगा 034062578787। इस पे भी आप थ्रू व्हाट्सएप मुझे अपने सवाल के जवाब से आगाह कर सकते हैं। विनर के नाम जो है इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में उनका नाम जरूर लिया करूंगा और आप लोगों की इस्लाह भी किया करूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि सवाल और जवाब के सिलसिले से भी ज्यादा मजेदार चीज है, जिसका आप सबको बेताबी से इंतजार होता है। और मैं आप लोगों से आज एक नए मेहमान खुसूसी की मुलाकात करवाने जा रहा हूं। आप में से कई लोगों ने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट देख भी ली कि हमारे मेहमान खुसूसी कौन है, लेकिन आज हम उनके साथ बड़ी मजेदार गुफ्तगू करेंगे। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के मुताबिक हम बात करेंगे, उनसे मजेदार बातें उनसे जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पहले उनके बारे में कुछ, कि उनका नाम है उस्मान ताहिर। जिस तरह आप लोगों ने पोस्ट पे देखा, वो एक बिजनेसमैन है और मैंने उनको इनवाइट इसलिए यहाँ पे किया ताकि जिंदगी की इस भागम दौड़ के साथ, देखिए, एक तरफ होता है नौकरी करना, एक तरफ होता है बिजनेस करना। तो बिजनेस की लाइन में उस्मान ताहिर साहब का बहुत ज्यादा तजर्बा है, बहुत वसी तजर्बा है, और वो ऐसी ऐसी टिप्स जानते हैं कि वो लोग जो परेशान होते हैं कि मैं अभी बिजनेस का स्टार्ट करूं तो कैसे करूं, तो आप लोगों को वो बहुत मजेदार टिप्स देंगे। आप लोग इजीली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये हमारे हदीस मुबारका भी है कि जो बिजनेस है, तो तिजारत होती है, उसके 9 हिस्से होते हैं, और जो नौकरी वगैरह पेशा होता है, इस तरह मफहूम है इसका, उसका एक हिस्सा होता है। तो बिजनेस के हवाले से हमें बहुत ज्यादा मालूमात सीखने को उनसे मिलेगी, मजेदार गुफ्तगू भी होगी, और बहुत चिल पर्सनैलिटी उनकी है, बहुत अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, आप लोगों को हंसा भी देंगे, बीच में मजाक मस्ती भी थोड़ा सा होगा। तो आप सब एंजॉय कीजिएगा और आप लोगों के साथ उनकी मुलाकात करवाता हूं। तो प्लीज हमारे वर्चुअल ऑफ इस्लाम एंड ग्लोबल कन्वर्ट्स के प्रोग्राम नंबर 3 में वेलकम कीजिए उस्मान ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान ताहिर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहना चाहूंगा हमारे वर्चुअल ऑफ इस्लाम एंड ग्लोबल कन्वर्ट्स के तीसरे प्रोग्राम सीरीज में। खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने इनवाइट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका ये प्रोग्राम माशाल्लाह देख के। मैं सिर्फ यहाँ पे एक लफ्ज कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ हूँ कि वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। बेशक ऐसे जिस आपने प्लेटफॉर्म मुझे आज बिठा दिया है, ये मेरे लिए एक बहुत खुश नसीबी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आपने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह किया है, अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, अल्लाह ताला इसको और मजीद बढ़ाए। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपने अपने मसरूफियत, इतने मसरूफ दिन आज को आपने टाइम निकाला हमारे लिए। छुट्टी का दिन होता है संडे का, और आपने उस दिन भी हमारे लिए बड़ा खुसूसी टाइम निकाल के हमें प्रोग्राम को शर्फ बख्शी। तो आपको बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपसे मालूमात लें कि आप बिजनेस में माशाल्लाह इतने सालों से अपना खुद भी बिजनेस कर रहे हैं, और सुनने में कई दफा ऐसा भी है कि आपने उन नौजवानों को भी कई दफा उभारा है कि जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कईयों के पास फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, कोई शुरू, जिनके पास पैसा होता है शुरू नहीं कर पाते, तो आपने उनको स्टार्ट दिया है, हिम्मत दी है। तो उसी के बारे में आपसे आज मैं कुछ जानना चाहूंगा इस हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसमें ये बताएं कि आपका बिजनेस में क्या तजुर्बा है, मतलब आप क्या इस बारे में भावना रखते हैं? देखिए जी, तजर्बा तो मेरा इतना खास नहीं है, जितनी आपने मेरी तारीफें करनी है, ये तो बस आपका प्यार है, इतना तजर्बा मेरा नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरे वालिद साहब बेसिकली एक बिजनेसमैन थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी लाइफ में, और फिर मेरे जो दादा जान थे, मेरे वालिद साहब, मेरे चचा जान, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जो उन्होंने मेहनत की, यानी जो उन्होंने, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बेशक ऐसे ही उन्होंने हम अच्छे से अच्छे हालात में भी दिखाए और बुरे से बुरे हालात भी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, रिस्क लिया,
लाइफ में कभी उन्होंने अपने आप को डाउन नहीं किया। उनकी ही सबक को लेते हुए, उन्हीं ही की बातों को लेते हुए, उन्हीं के तजर्बों को रोशनी में मद्देनजर रखते हुए ये अल्लाह ताला ने मुझे आज ये मकाम दिया। तो जो मैं आज इस स्टेज पे बैठ के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये उन्हीं की दुआएं हैं और मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी बेगम की उन साथ बहुत काबिशें है जो मैं आज यहाँ। बेशक जी, बिल्कुल ऐसे ही। और वालिदैन की तरबियत के साथ साथ औलाद का बिल्कुल ये फर्ज बनता है कि अपने वालिदैन ने जो एक बेस बना दी, उसको आप आगे लेके कैसे चल रहे हो, ये बहुत चीज मैटर करती है। देखिए जी, ये कहना तो बड़ा आसान है कि बाप की जो बाप ने बना के दे दिया तो आप उसको लेके चलो, लेकिन ये मैंने तो ये 4 साल हो गए मेरे वालिद साहब को, 4 से 5 साल हो गए डेथ हुई हुई। मैंने ये 4-5 साल में जो मैंने सीखा है वो मैंने ये सीखा कि बाप अगर बना के दे देता ना औलाद को, तो उस औलाद को बना के दे के ना जाए, उसको कम से कम अपने साथ एडजस्ट करे, ठीक है। जब वो हयात हो उससे कारोबार में मशवरा ले, औलाद से उससे अपने साथ रखे, उससे अपने कारोबार के उतार चढ़ाव का बताए, उससे हर चीज से उनसे डिस्कस करे अपनी औलाद से, बेटे से तो खास तौर पे करे। पहले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आपकी ही फील्ड को आगे लेकर चले। ऐसे ही। अगर वो आपकी फील्ड को आगे लेकर नहीं चलना चाह रहा, अगर वो कोई हुनर सीखना चाह रहा है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आजकल के दौर में आपके पास हुनर होना चाहिए। और अगर आपका वो बिजनेस संभालता है, आपके साथ खड़ा होता है, तो वो आपके लिए उससे भी ज्यादा आपके लिए वो खुशनसीबी वाली बात है। बेशक ऐसे ही। मेरा जो नजरिया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा बात करने का नजरिया ये है कि अगर बाप ने अपने बेटे को साथ कारोबार खड़ा किया तो उसको अलिफ से लेके ये तक भाग दौड़ कारोबार की अपने बेटे को बतानी चाहिए। अब जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि मेरे साथ ये वो बाप ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमें मकान दिया, बहुत अच्छा था। हमारे बहुत बुरे हालात थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मेहनत करने से कभी गुरेज नहीं किया। उन्होंने, आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उनको अगर फेरी भी लगानी पड़ी उन्होंने फेरी भी लगाई। आज हमारा नाम है, 21 साल हो गए हमारी शॉप को, बेगमपुर में हमारी शॉप। सर इसलिए तो मैं अभी आप मुझे बात कह रहे कि इतना नहीं हूँ मुझे, आपने कह दी 21 साल आपको बिजनेस लाइन में हो गया, तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास सर, इसलिए तो हमने आपको बुलाया। मैं आपकी ये बात होता हूँ माजरत के साथ, मैं ये कहना चाहूंगा कि कारोबार में कभी आपको एक्सपीरियंस मुकम्मल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि देखिए आपके पास 21 साल तजुर्बा है आपके पास मौजूद, आपके पास इतना सब कुछ बताने के लिए कि आपने वो उतार चढ़ाव देखे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी बिजनेस की लाइफ में आपने इतने सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा। देखिए अगर आप लाइफ में बिजनेस शुरू में आप एक काउंटर लगा लें, अगर आपने उस काउंटर को कुछ सालों में 4-5 काउंटर बना लिए, आपका बिजनेस बढ़ गया, तो आपका उस काउंटर से लेकर 4-5 काउंटर तक एक तजुर्बा है। अगर आपने उन अलग अलग काउंटर पे डिफरेंट चीजें रखी हैं, तो 21 साल मेरे ख्याल उसमें आपको हर चीज का डिफरेंट। मैं 21 साल में आपको यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ कि 21 साल में मेरी बात फिर वही खड़ी होती है। बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करता है, ठीक है, वो अपनी औलाद के लिए अच्छी से अच्छी करने की मेहनत कर रही है। मेरी औलाद को मैं अच्छे से अच्छा पहनाऊं, अच्छे से अच्छा कहलाऊं और इसका स्टेटस बने। सही। हाँ भाई, ये जो सबसे ज्यादा जो सिखाता है ना वो जमाना सिखाता है। बिल्कुल ऐसे। मैं आपकी बात रोकना ये करना चाह रहा था कि 21 साल का तजर्बा जो होता है वो जो रोजाना एक आपको नया तजर्बा मिलता है। बिल्कुल। ये शॉप लाइफ, ये जो दुकानदारी, ये ऐसी शॉपकीपरी लाइफ ऐसी है कि बिजनेस लाइफ ऐसी है कि आपको रोज एक तजर्बा लाजमी मिलेगा। ऐसी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तो आपकी औलाद पढ़ना नहीं चाह रही, अगर आपकी औलाद गलत रास्ते में जा रही है, आपको लग रहा है कि आपकी औलाद गलत रास्ते में जा चुकी है या जा रही है, घर में नहीं बैठ रही, पढ़ना नहीं चाह रही, कोई हुनर नहीं करना चाह रही, आप उसको अपने साथ अपने कारोबार में एडजस्ट करें, उसको अपने साथ लेकर आए। बाप की कंपनी जो बेटे की होती है वो दोस्त वाली कंपनी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा भैया एक छोटा सा यहाँ पे ना एक नुक्ता ऐड करना चाहूंगा बीच में। देखिए आपने बात को कर दी एक, जो कि बच्चा एक अगर नहीं पढ़ पा रहा, अपनी जो फील्ड उसको दी है वो नहीं चाह पा रहा, तो बाप जो है अपने साथ बिजनेस लाइन में उसको लगा ले। मतलब जिस प्रैक्टिकल लाइफ में वो आप खुद अपनी लाइफ नहीं बना पा रहा, वो बाप अपने साथ लगा के एक दोस्त बन के उसको एक तो अपना बिजनेस भी फ्राम का प्लेटफॉर्म देता। मैं वो बात समझ गया। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि ये तो हो गया कि बाप का ऑलरेडी बना बिजनेस,
ठीक है, मैं आपसे तजुर्बा लेना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो कह रहे हैं कि यार हम, जैसे अभी कोरोना का मसला गुजरा सर, लॉकडाउन के अंदर लोग बड़े डिस्टर्ब हुए, आप बिजनेसमैन को साइड पे कर दें, आप उन लोगों को लेके आए जो बेचारे रोजी लगी थी, जिनकी लगी पूरी तनख्वाह घर में आ रही थी, नौकरियों में थे, कहीं की नौकरियां छूट गई, तो वो कुछ अपना बिजनेस करना चाह रहे थे। अब मैं आपसे मशवरा लेना चाहूंगा कि वो कैसे बिजनेस का स्टार्ट लें, आया वो ऐसे क्या हिकमत अमली अपनाए कि वो बेशक छोटा ही लेकिन स्टार्ट कैसे बिजनेस करें। बात वही आ गई ना कि हम हमें कोई कह रहा कि दुकानदार को आके कहे कि यार आपने गली में ना आलू छोले लगाने हैं, आपकी दुकान बंद है लॉकडाउन की, आपने आलू छोले लगाने हैं, तो आपको यार मैं फला दुकान का मालिक, मैं आलू छोले लगाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। आपको ये आपने जी बच्चों के ये गोली टोफे लगानी है, आपके लिए मैं फला दुकान का मालिक मैं ये लगाऊंगा, ऐसी बात भी वही आ जाती है कि मेहनत में अजमत है और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लॉकडाउन एक ऐसा हमारे पे एक तजर्बा गुजरा है, इसमें अल्लाह ताला की जो है ना लाठी बेवाद, और ये लाठी बेवाद हमें लगी है, और इसमें हमें इस्लाम के अंदर जो हर चीज निशादी थी, जो उठना बैठना लाइफस्टाइल हमारा टोटल चेंज हो गया। अब इसमें अब हमने लोगों ने आसान तरीका ढूंढ लिया, भीख मांगना। हम लोग सबसे आसान तरीका ये है कि भीख मांग लो, आस पास पड़ोसी का तुम देखो, वो ये उसके घर आज ये फल गया, अच्छा चलो उसके घर चलते हैं, ये आसान तरीका हमने ढूंढ लिया। हालांकि अपना जमीन हमने मार लिया है, हमें अपना जमीन नहीं मारना चाहिए। हाँ काम है, काफी है, आप मेहनत करें, और कहीं मेहनत ये जरूरी है कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यार, इतने ऐसे काम है कि छोटे बजट से काम स्टार्ट हो सकते हैं। यही मैं आपसे जानना चाहता कि छोटे बजट से आखिर कैसे काम स्टार्ट किया। मैं आपसे यही पूछना चाहता कि आप बताएं कि भाई फलाना काम शुरू करना, नहीं फलाना काम, हर बंदे का अपना एक मेंटल लेवल अलग होता है। और मैं इतना एक चीज मैं बता दूं आप सबको, मैं नाज़रीन आपको कुछ मुखातिब होकर बता दूं कि अगर आपके घर के अंदर 4 से 5 बहन भाई, या अगर एक बाप की 4 से 5 बच्चे माशाल्लाह उनके हैं, जो एक फैमिली बनी हुई है, अगर आपके 2 से 3 बेटे हैं, तो उसमें से एक बेटा या बेटी ऐसा जरूर होगा जिसका बिजनेस माइंड होगा। ये वाकई ऐसा होता है कि बिजनेस माइंड एक बच्चा जरूर निकलता है, या तो वो अपना बिजनेस आगे स्टार्ट करने में बड़ी हेल्प करता है, पूरा खानदान की रवायत चेंज कर देता है, या तो अपने बाप को बिजनेस में इतना सपोर्ट करता है कि बाप रिलैक्स हो जाता है, अपनी 30-35 साल की मेहनत करके बाप कहते यार कुछ मुझे मिल गया। तो बात करने का मकसद है कि मुझे ये बताएं कि अब लॉकडाउन का मसला है, वहां पे अब जो लोगों को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा इशू है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, उसके लिए वो अपना मेंटल जो लेवल है कैसे प्रिपेयर करें, ऐसा क्या हिकमत अमली करें कि वो यार क्या बिजनेस स्टार्ट करें। सबसे पहले तो अल्लाह को याद करें, वो तो जरूरी चीज है, वो हम नहीं करते भाई। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आप कारोबार कर सकते हैं। मैंने ये लॉकडाउन में ये जो पीछे महीने गुजरे, जो खतरनाक दिन थे, जो हमारे लाइफ होश हमारे पहले दफा हमने देखे हैं कि बाहर की कंट्री से ये पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर थे। अच्छा, बहुत बेहतर थे। मकसद ये यहाँ पे लोगों को अंदर जो था ना, अंदर इंसानियत नहीं है, हवस है पैसे की, साफ बात है। इस लॉकडाउन में अब आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक आप चीज मुझसे आप 100 रुपए की परचेज कर रहे हैं आप दिनों में, ठीक है, आप 100 रुपए की मुझसे चीज लेते हैं, आप मुझे 50 रुपए पकड़ा देते हैं, आप 50 रुपए कहते हैं जी आप अगले टर्न पे ले लीजिएगा, 50 आपने मेरे नीचे लगा लिए, 50 आपने मुझे दे दिए, उधार हो गया बिल्कुल। फिर आप अगले दफा दोबारा फिर गए, आपने पिछले 50 उतारे, अगले आप 200 का ले आए, वो 250 से 200 हो गया उधार। अब उधार के दलदल में फंसे चले गए। अब जब ये लॉकडाउन आया, अब लॉकडाउन में आप भी तंग, मैं भी तंग, और हमारे और भी कहीं तंग। उन्होंने ये चीज देखी, उन्होंने कहा, आपने कहा जी ये मेरे पास चीज पड़ी हुई है, मैं ये बिकेगी, पैसे आएंगे तो मैं घर का चूल्हा जलाऊंगा, ठीक है। अब मैंने जो 50 उधार किया था, जो 50 से अब 200 रुपये उधार हो गया। अब मैं आपको क्या कहूंगा, मैं कहा यार भाईजान आप मुझे ये चीज दे दें, तो आप मुझे कहेंगे भाई मैं पहले पैसे लूंगा क्योंकि आप लोग आंकड़ा काम नहीं होता। आप कहेंगे ठीक है, और आप कोई 200 वाली चीज आप 250 में सेल करेंगे, 50 एक्स्ट्रा कमाएंगे, और मेरी मजबूरी होगी मैं 250 रुपए भी दूंगा आपको। मैंने आपको 250 दे दिए, आपका मेरा 200 उधार में ही अड़ा हुआ है, आपने मुझे 250 की चीज दे दी। आपने बैठ के सोचना कि यार जब कारोबार चल रहा था तो ये मुझसे बंदा उधार कर रहा था, अब कारोबार सारे बंद है, अब ये मुझसे नकद ले रहा है। हमारे अंदर ये उधार वाली जो है ना, ये दलदल, ये हम लोगों के अगले को बस हम
पैसे उसके मारे जाए, उसको देखे ना दोबारा। जब तक हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे हम कभी तरक्की करेंगे। ख्याल वाली बात तो रही नहीं ना। अगर आप कारोबार से भी हटके किसी जगह पे देखें, ख्याल वाली बात कही हुई है। हमारे इस्लाम के अंदर ये कहा गया कि आपके घर के अतराफ में 40 घर जो है आपकी जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर आपके हमसाया जो उनको आपने सपोर्ट करना है। मैं आपकी बात तौर पे पहले आपने शायद आपने सुना होगा कि एक घर में कमाने वाला था और 8 खाने वाले। ऐसे ही है, बिल्कुल। एक कमाता था और 8 बैठ के खाते थे। आज 8 के 8 कमा रहे हैं लेकिन पूरी नहीं पड़ रही। पूरी नहीं पड़ रही, बात पॉइंट है, बिल्कुल। 8 के 8 कमा रहे हैं, पूरी नहीं पड़ रही। ऐसे ही फिर भी हम उससे जुस्तजू लगे हुए कि यार जो पहले 100 कमाता था उसको हम 100 की मैं 150 कमाऊं, जब वो 150 कमाने लगा मैं 200 कमाऊं, जब वो 200 कमाने लगा मैं 300 कमाऊं। यानी कि हवस बढ़ती। वो हवस क्यों बढ़ती चली गई? पहले हमारे पास वक्त होता था, हमारे पास थी साइकिलें, हम साइकिल पे आते जाते थे, स्कूल आना जाना, शॉप आना जाना। अब स्कूल जाते हमें साइकिल मिलती ही नहीं, पैदल जाते जाते थे। हमें मोटरसाइकिल दे दी गई। एक घर में एक मोबाइल की जरूरत है, जितने अफराद है उतने मोबाइल, और किसी के पास 2-2 भी है, 2-2 भी है। ऐसे ही है। हमने अपने अखराजात बढ़ा दिए। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने रोटी का वादा किया है और अल्लाह ताला दे रहा है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, अल्लाह ताला दे रहा है रिज़्क़, लेकिन उसको आपने अब किस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा यहाँ पर आने का मकसद यही था कि जो लोग गलत रास्ते की तरफ चले गए हैं, जो लोग आसानी की तरह पैसा कमाना चाहते हैं, 2 नंबर तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, सबसे पहले तो बात यह है कि हलाल, अल्लाह ताला ने कहा कि हलाल रोटी खानी चाहिए, हलाल करके खाएं, मेहनत करके खाएं। मेहनत में असर होता है। मेरे भाई सबसे अच्छा है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, अगर आप नौकरी करना नहीं चाहते, आपका माइंड है बिजनेस करने का, तो भाई आप अपने घर से शुरू करें। पहले अपनी अना को तोड़ें। आप अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपनी गली से, अपने घर के बाहर से शुरू करें। कुछ भी करें, खाना की खाने पीने की चीज लगा लें, पहले अपनी अना तोड़ें। समझने वालों की बात है ना। अब आगे पोश एरिया जैसे होता है, मतलब जहाँ काफी रख रखाव वाले लोग होते हैं। और दूसरी बात एक तरह दूसरा ये देखा जाए कि लोगों ने ना अपनी बाहर दुकानें लेने की बजाय आजकल ऑनलाइन, आपको पता सारा सिलसिला चल रहा है, ऑनलाइन शॉप्स ओपन है। अपना बिजनेस भी मैंने ऑनलाइन इसमें किया हुआ है, तो ऑनलाइन बड़ा आजकल फायदा इसमें है। लेकिन ये आप वाली बात तो ठीक है कि पहले एक कमाने वाला बाकी 8 खाने वाले, अब 8 कमाने वाले लेकिन पूरी उसमें नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक कमाने वाला सबका सोचता था। मैं आपकी बात में इजाफा कर रहा हूँ, तो एक कमाने वाला सबका सोचता था। आज 8 कमाने वाले सिर्फ अपना सोचते हैं, अगले का नहीं सोचते, फिर चाहे वो आपका सगा भाई क्यों। ठीक है, वो बात होगी पोश एरिया वाले जो लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, वो अपना ना किसी तरीके से ना मैनेज कर लेते हैं, वो अपना सिलसिला तरीका जानते चलाना। सर उस्मान भाई, वो लोग मुझे बताएं जो जिनके हाथ में रकम होती है, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अना का भी मसला थोड़ा सा है, घरदारी भी देखनी है। मिसाल के तौर पर आपने आलू चने वाली मिसाल दी, अब आलू चने वाली की मिसाल अना वो अपनी मार सकता है, लेकिन उसे खानदान को अगर देखना है उसमें, यार खानदान लेके क्या बात करेंगे, या सबसे बड़ी बात, अगर उसकी बेटी का रिश्ता कहीं चल रहा है, उसकी बेटी की बात कहीं चल रही है, और रिश्ते वालों को ये पता चले कि बाप ने आलू चने की रेडी लगा ली है, उसमें 100 मसले मसाइल इसमें आ सकते हैं। देखिए, अगर तो कह रहा है उसके हाथ में पैसा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही, तो पहले तो वो अपने रिश्तेदारों से बात करे, अपने इर्द गिर्द देखे। सर 100 जुबानें होंगी तो 100 मशवरे होंगे, वो किस पे अमल करेगा? अपने दिल की देखिए, अपने दिमाग की सोचे, अपने जो सबसे ज्यादा उसका जो जोड़ीदार उसकी शरीकिया याद होगी उससे मशवरा करें, उससे बात करें। कम से कम बजट जो है, कम से कम आप 30,000 में आप शॉप चला सकते हैं। उसमें कई आइटमें आ जाती हैं, उसमें स्पोर्ट्स की आइटम आ जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक की आइटम आ जाती है। मैं इलेक्ट्रॉनिक बड़ी आइटम नहीं कह रहा, मैं इलेक्ट्रॉनिक छोटी छोटी आइटम कह रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल आइटमें आ गई, उसमें आप आजकल जो हर घर की जरूरत है, सबसे आप देखो घर की जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा घर की जरूरत टीवी रिमोट है। ऐसे ही हर घर में टीवी रिमोट है, हर घर में 3 टीवी है, 3 रिमोट है, और बच्चे हैं वो टीवी रिमोट तोड़ते हैं। आप 30,000 से ये बजट हो आपके पास, आप कारोबार अपना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मार खानी पड़ेगी, थोड़ा सी अपनी अना तोड़नी पड़ेगी, किसी के अंदर काम करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, वो करता ही नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात आपकी मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी कजन भी है, रिश्ते में कजन है। तो आपको याद होगा उस्मान भाई, कुछ टाइम पहले मैं हफीज सेंटर में एक्सपीरियंस लेने जा रहा था, भाई के साथ अपने जाता था, तो बड़ी ना वहां पे मार पड़ी, मतलब मोबाइल एक्सेसरीज का काम वहां पे सीख रहे थे, मतलब अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था, मतलब एक प्रेशर जेन पे ये था कि यार
अगले की चीज है, टूट ना जाए। अब वो मोबाइल के प्रोटेक्टर होते हैं, ग्लास प्रोटेक्टर, क्या उनकी लाइफ होती है, वो आप बंडल में उठाएं तो 2-4 टूट वो बहुत नाजुक होते हैं। अच्छा, वहां पे अब मैंने मार के तकरीबन 2 महीने वहां पे सर एक्सपीरियंस हासिल किया, तो आपने वहां पे एक बड़ा बेहतरीन मशवरा, शायद आपको बात याद है या नहीं है, आपने वालिद साहब को मशवरा मेरे ये दिया था कि आपके बच्चे अपनी दुकान में बैठ के जो एक्सपीरियंस हासिल करेंगे किसी की दुकान में नहीं हासिल करेंगे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन, मुझे तो बात समझ आ गई और वो उसी बात को फॉलो आज करें। यकीन करें, अपनी शॉप पे बैठ के बहुत एक्सपीरियंस आता है, अपनी चीज टूटने का बहुत दुख होता है, अगले के टूटने का दुख नहीं होता। एक तरफ थोड़ा सा हमें नाज़रीन को भी एक्सप्लेन करनी है। बात तो आपने अपने सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया। नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ ना कि क्या मकसद है इस बात का। बात का मकसद ये है कि एक आपने चीज किसी के पास काम कर रहे हैं ना, बात वहां पे भी अला आ जाती है। हाँ बिल्कुल। आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं ना, या किसी के पास काम सीखने गए हैं, वो अगर उसकी चीज का नुकसान हो गया है, उसकी चाहे 50 का नुकसान हुआ है, चाहे 100 का नुकसान हुआ है, चाहे 1 रुपए का नुकसान हुआ है, उसने आपको 4 बंदों के सामने झाड़ देना ऐसे ही, ठीक है। और आपको अंदर से फील होना है कि यार मेरी ये रिस्पेक्ट है, कस्टमर खड़े हुए हैं, दुनिया आ जा रही है, और इसने जरा सा लिहाज नहीं किया, इसने मुझे झाड़ दिया। हालांकि वो झाड़ भी आपकी फायदेमंद होगी, क्योंकि वो आगे जाके आपके लिए फायदेमंद होगी। और फायदेमंद कैसे होगी? अपनी दुकान पर लड़के नहीं, ये बात नहीं, मतलब कि आपको उस्ताद की बात याद आएगी कि यार मैंने ये काम फलां वक्त गलत किया था, मुझे ये झाड़ पड़ी थी। ये झाड़ का मकसद ये होता है कि यार आपको झाड़ याद आ जाएगी। मेरा मकसद क्या है कि गुस्से निकालते ना लोग आजकल कि मेरा उस्ताद ये तो वो केबल का कनेक्शन वाला साहब हुआ, इधर से बड़े ने गुस्सा किया, बड़े ने छोटे भी किया, छोटे ने छोटे भी किया, छोटे ने उसको छोटे भी कर दिया। ये तो हमारा रीति रिवाज बन चुका है। बिल्कुल उसी बेस में तो बात कर रहा हूँ मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी आपकी अना वाली बात आ रही है। हाँ, अगर वही काम अगर अपने शॉप पे करोगे खुद, कोई लड़का नहीं होगा, आपकी जो सरप्रस्त होंगे वो आपके वालिद साहब होंगे, वालिद साहब का कारोबार होगा, आप वालिद साहब के कारोबार में बैठ के वो नुकसान करोगे, वालिद साहब आपको झाड़ेंगे जरूर, लेकिन आपको ये हो या बाप है, अगर उन्होंने झाड़ भी दिया तो कोई बात नहीं। और 4 बंदे बैठ के अगर देखेंगे यार कोई गल प्यो ने बाप ने अपने बेटे को झाड़ा, वो चीज वही होती है, लेकिन सोचने का, देखने का, समझने का तरीका चेंज हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, मैंने कहना नहीं चाहिए, मैंने अपने बाप की मार आज तक नहीं खाई, मैं उस लिहाज से नहीं, कारोबार लिहाज से। वैसे तो मुझे बड़ी मार पड़ी है, उन्होंने मुझे मारा क्योंकि उनका लाडला भी था, और जो ज्यादा लाडला उसको मार देना पड़ती है। मार 2 तरीके से पड़ती है, उसको पड़ती है कि मुझे वालिद साहब, मेरे एक छोटा भाई था, मेरे से साल छोटा, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। दोनों, वो मेरे भाई अवैस ताहिर और मेरे वालिद साहब ताहिर खलील, ये दोनों जो है ना वो एक ही शॉप पे बैठते हैं। जो मैंने जिस कार 21 साल शॉप को हो गया, उस शॉप पे दोनों बैठते थे। इन्होंने मुझे जॉब करवा दी, मैंने जॉब भी की, 4 साल मैंने जॉब की है। जॉब के बाद में मैंने अपना अगर कुछ बन के दिखाया अपने वालिद साहब को, हमारा किराए का मकान था, वो जॉब के जरिए ही जो मेरे वालिद साहब ने कमेटी डाली, जो मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब का साथ दिया, फिर उन्होंने मुझे एक शॉप अलग से करवा के दी। मुझे उससे उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्या काम करना चाहोगे? मैंने वही सोचा जो मेरे वालिद साहब काम कर रहे थे, मैं उसी काम को आगे बढ़ाऊं। उस कारोबार से मेरे वालिद साहब को मैंने कुछ बन के दिखाया, कुछ करके दिखाया, तो मेरी उन्होंने शादी कर दी, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका। लेकिन मैं शादी होने के बावजूद भी मैंने अपने वालिद साहब को, जो उनको मुझे उन्होंने एक फिक्स इनकम फिक्स की हुई थी कि बेटा आपने घर में ये देने हैं, तो मैं वो देता था, उसमें बरकत पड़ती थी। क्योंकि मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते थे कि बेटा घी एक थाली में गिरना चाहिए, या हमेशा आपकी पैसे अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, छोटे के अलग होंगे, इससे बरकत नहीं पड़ेगी। उस लिहाज में मैंने पहले मेरे भाई फौत हुआ, फिर मेरे वालिद साहब फौत हो गए, फिर मुझे वो दुकान मुझे छोड़नी पड़ी, मैं फिर इस शॉप पे आ गया। और अब माशाल्लाह ये है कि इस शॉप के अंदर मेरा छोटा भाई मेरे साथ है, तलहा ताहिर उसका नाम है, और मेरा एक भाई आरिफ है, वो भाई तो नहीं है सगा, लेकिन सगे भाई से बढ़कर है। वो माशाल्लाह उसको भी मेरे पास 15-16 साल हो गए हैं, 21 साल हमारी दुकान को हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करोड़ है कि एक दुकान का नाम जाना जाता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया भी बहुत सस्ती तरीन जो है आपकी कमाई का जरिया है। आप लोग घर पे बैठ के नेट की पैक सस्ते हैं, ऑनलाइन जैसे आप कह रहे हैं ऑनलाइन चीजें खरीदो, फुफ्त हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एक और कारोबार है, वो जो स्पैर पुश है लोग वो कर सकते हैं।
बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता और बहुत जो बिल्कुल अनपढ़ वो भी नहीं कर सकता। जो मिडिल क्लास के हैं वो कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि आप एक कंप्यूटर बनवाएं, 10,000 की रेंज में आपका कंप्यूटर बन जाएगा। वो कंप्यूटर आप अपने घर से स्टार्ट करें, आप डाउनलोडिंग का काम शुरू करें। मेरे ख्याल से ना इस कारोबार के लिए एरिया बड़ा मैटर करता है। एरिया कैसे मैटर करेगा? आजकल हर गली में कहीं ना कहीं आप देखें ना, ये कई गली में हम बैठे हैं अपने इलाके में, कोई ना कोई वहां पे एक ऐसा बंदा होगा जो इंटरनेट से मार रहा होगा, अपने घर में एक लंबा सा खंबा खड़ा किया हुआ है और मोहल्ले के 50 घर वो एंटरटेन कर रहा है उसके इंटरनेट के। मतलब कहने का मकसद है हर किसी के पास इंटरनेट की सहूलत है। डाउनलोडिंग का आ गया मसला या कोई गाने शाने मूवी जो भी कर रहा है लोग, वो आप तो खुद ही कर लेते हैं लोग। उसमें एरिया मैटर नहीं करता इसके बारे से? अगर बिल्कुल करता है, एरिया मैटर बिल्कुल करता है, लेकिन बाद यहाँ पे फिर बंदे का जो सा वो अंदर का जो तकवा जो है ना, जो अल्लाह पे भरोसा है, फिर वो कहा गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप काम में से काम निकाल सकते हैं। फिर वो अल्लाह पे जो आप कहते हैं ना, अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, वो भरोसा कहा गया। भाई गंजों के शहर में भी कंगियां बिकती हैं ऐसे ही, लेकिन रोटी उन्हें भी मिलती है। ठीक है ना? मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि ये पहले से मत सोचें कि हमने यहाँ पे अगर ये काम कर लिया तो चलेगा, इसमें प्रॉफिट कितनी है। ये बड़ा मसला है हमारा माशरे में ना, हमारा बड़ा इशू है। कुछ देर काम करेंगे मायूस हो जाएंगे, चेंज करो जी बिजनेस। मैंने कहीं फिर ये हम फिर इस्लाम की तो जो आपका जो मकसद है, तो इस्लाम की फजीलत पे, तो इस्लाम में तो कहते हैं भाई मायूसी तो गुनाह है, फिर आप मायूस क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल। एक और मिसाल मेरे पास देते कि पत्थर एक जगह पड़ा हुआ ना तो वो वजन भारी हो जाता है, भारी भरकम ना पत्थर वजनी हो जाता है। तो भाई अब आप नाम कमाने में टाइम लगता है और नाम उजाड़ने में 1 सेकंड लगता है। भाई अब अल्लाह को याद तो करो, अल्लाह को याद, वो अल्लाह को याद नहीं कर रहे ना तो शैतान खाली दिमाग है, शैतान है, वो शैतान वसवसे डालता है, मायूसी डालता है, बेचैनी डालता है, बंदा घर पे लड़, बीवी से लड़, बच्चों से लड़, घर वालों से लड़, उसकी समझ में कुछ आता है, या फिर वो गलत कदम उठाता है या वो खुदकुशी की तरफ जाता है। सबसे पहला जो सबसे बुज़दिलाना कदम है, या फिर वो चोरी डकैती की तरफ जाता है या वो नशे की तरफ जाता है। और जब वो नशे की तरफ जाता है तो ऑटोमेटिक वो भिखारी बन जाता है। बिल्कुल बात नहीं आ गई, बिल्कुल ऐसी है। घूम फिर के हमारी कहाँ बात आ रही है? अल्लाह पे भरोसा, अपने अनाक को तोड़े, सब कुछ है पाकिस्तान में, सब कुछ है। 7 दुकानें हैं, एक ही ये फ्लावर पड़े हुए, इधर भी फ्लावर, वो फ्लावर, फूलों की मंडी लगी हुई है और रात को रोटी सारे कमा रहे हैं, सारे लेके जा रहे हैं। ऐसे ही ये बात मैं करना चाहूँ। अच्छा, मैं एक छोटा सवाल आपसे करना चाहूंगा, शायद हमारे कुछ ऑनलाइन के जो मैं देख रहा हूँ शायद उनके दिल में भी ये सवाल हो। कुछ लोग ना जो जॉब कर रहे हो या बिजनेस भी शायद कर रहे हैं, या हम जॉब वालों को ज्यादा लेते हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो ना कमेटी का बड़ा सिस्टम है, कमेटियां डाल लेते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास अमाउंट आ गई है, या फिर वो लोग जिनके हाथ में अमाउंट होती है तो ये छोटा सा मशवरा देते हैं कि वो क्या ऐसा आजकल के दौर के साथ जो लॉकडाउन चल रहा है, जैसे आपने बताया कंप्यूटर और डाउनलोडिंग का काम बढ़ा है, तो थोड़ा सा ये बता दो मशवरा कि वो इन पैसों से क्या शुरू करें। मतलब अगर किसी के पास 20-25 हजार की अमाउंट है तो अभी स्टार्ट कैसे ले? तो स्टार्ट ऐसे ले, पहले तो मुझे देखिए वो जो जहां पे वो रह रहा है वहां पे कौन सी ऐसी चीज है मार्केट, किस चीज की मार्केट है, जरूरत क्या है, वहां पे क्या है। देखिए जो ज्यादा इन है, सॉरी वो ज्यादा जो खाने पीने का, ज्यादा खाने पीने का, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह जो लाहौर की खासतौर पे वहां पे वो तो खाने पे आप पेट से साफ लगा रही है ऐसे तो सही बात कह रहा हूँ। ठीक है, खाने पीने से हमारे जो सारा पहचान बनती है लाहौरी। भाई साहब बिरयानी सब बेस्ट है, आप अपना एरिया देखें कि वहां पे ये चीज ये क्या चल रही है, क्या का मतलब वहां पे खाने का होटल ज्यादा है तो आप होटल से रिलेटेड रख लें, चाय का स्टॉल लगाए बेहतरीन सा, बिरयानी का स्टॉल लगाए बेहतरीन सा, दाल चावल लगाए बेहतरीन सी, अंडा टिक्की लगाए बेहतरीन सी। पहला सजेशन मेरा ये होगा कि अगर आपके है इलाके में खाने पीने की एड में ज्यादा है तो आप खाने पीने की एड में लगाए। कोई इसमें मैटर ये नहीं करता कि आपके हाथ में टेस्ट है या नहीं। सर बैती गंगा जो नदी में हर बंदा हाथ धो लेता है, ये भी यहाँ पे लक आ जाती है, यहाँ पे लक आ जाती है। देखिए बंदा जब आप वो भी टेस्ट जो होता है ना, आप गए ना खाने, आपने उसको कहा यार तेरी दाल से नमक काटे, तो उसने अगले दिन नमक बराबर रखना है। अगले दिन मैं खाने गया, मैंने कहना कि यार इसमें ये चीज कम है, उसे वहां पे वही एक्सपीरियंस वाली बात आ गई कि कस्टमर ने दुकानदार को सिखाना है कि भाई आपकी चीज में ये कमी है, आप
चाय में दूध कम है, पत्ती कम है, चीनी कम है, नमक कम है, जो भी कम है वो आपको कस्टमर ने बताना है। वो एक बड़ी ओपन मिसाल है, वो शायद आपने भी देखा सर, हाल रोड पे कौन है वो जो वो कहाँ पहुंच गया बंदा? मैं आपको आपने बात छेड़ दी, मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। लक बड़ी उस बंदे की, मैं उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। उस बंदे ने, यकीन करें, एक छोटा सा काउंटर उसने मोटरसाइकिल स्टैंड पे स्टार्ट किया था। हाल रोड एंटर होते ही आप तो सैम व्यवस्था वाले साइड से आए, उस एंटर होते ही मोटरसाइकिल स्टैंड पे उसने एक काउंटर लगाया था बिरयानी का। उसके पास थोड़ा वहां पे नहीं लगाने देते, कारपोरेशन वाले काउंटर उठा कर ले जाते, नहीं लगाने देते। सामने शॉप खाली, उसने वो शॉप ले ली रेंट पे। जब उसने शॉप ली तो उसको काम उसका बड़ा, एक दुकान और खाली, उसने वो भी ले ली रेंट पे, ठीक है यार। वो वहां से स्टैंड से उठ के वो मार्केट में चला गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता मार्केट के अंदर होता चला गया। मार्केट में मुख्तसर से बात ये कहना चाहूंगा कि आज उसके 3-4 मंजिला जो है प्लाजा उसके अंडर में है। कैसी बात? 3 से 4 मंजिला प्लाजा उसके अंडर में है और 20 से 25 वर्कर उसके पास काम कर रहे हैं। सामने शॉप भी है और उसके यानी कि माशाल्लाह आज उसने 80 रुपीज से बिरयानी की प्लेट शुरू की थी, आज 350 की प्लेट है। क्या बात है, क्या बात। ये उसने एक तो स्टेबिलिटी काम में, एक काम के ऊपर उसने अपना भरोसा किया। वो आप वाली बात आ गई, उसने एक मोटरसाइकिल एक स्टैंड लगा के उसने ऊपर बिरयानी बेची, उसने अपने टेस्ट पे भरोसा किया, उसने अपने आप को स्टेबल रखा। है ना, ऊंच नीच तो आई होगी बिल्कुल, मायूसी का सामना उसे भी करना पड़ा होगा। यहाँ पे रक्षा चलाने वाले को भी बुरा समझा जाता है। ऐसे ही सर, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं। ऐसे मैंने कल देखा एक बंदा सूटेड बूटेड, ड्रेस पैंट पहनी हुई है, ड्रेस शर्ट पहनी है, बड़ी प्यारी जर्सी पहनी है, सीएनजी रिक्शा चला रहा है। सर वो ये देख रहा है, ये बंदे की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। जो लिबास इंसान का आईना होता है, वो इंसान की शख्सियत लिबास से पता चल जाती है। लेकिन हम अपना जो लिबास ओढ़ना पहनना होता है ना, वो हम जोड़ देते हैं हमारे बिजनेस के साथ। यार हमारा ओढ़ना पहनना ऐसा है, बिजनेस ये करेंगे हम। देखिए घूम फिर के आपकी वही आ गई कि कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। मेरे वाले साहब ने रिक्शा चलाया, मेरे चचा जान ने चलाया, लेकिन उन्होंने अपने आप को वेल ड्रेस रखा। ये कभी आ नहीं समझेगी। मेरे चचा ने घड़ियों को काउंटर लगाया, मेरे वाले साहब ने घड़ियों को काउंटर लगाया, मेरे वाले साहब ने दाल चावल लगाए, मेरे चचा ने दाल चावल लगाए, मेरे वाले साहब ने गलियों में फेरी लगा के टिश्यू पेपर बेचे, रोज पेटल टिश्यू आता था, अपने मोहल्ले में आके बेचे, फ्रूट केक बेचे। इससे बड़ी मिसाल क्या है, अपने मोहल्ले में आके आवाज लगा के फ्रूट केक बेचे। लेकिन उन्होंने अपना जो ड्रेस, अपना लिबास बिल्कुल एक्यूरेट। लेकिन वैसे एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट है इसमें कि हमारा तो आपके साथ फैमिली रिलेशन है, तो अब बैकग्राउंड मुझे भी ये पता है कि आपके वाले साहब ने इस तरह, लेकिन आज भी हम उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। आज ये कोई नहीं याद करता कि यार अच्छा ये तो वो बंदे जिन्होंने फ्रूट केक लगाए थे गली में आकर, नहीं, आज ये याद नहीं करता। आज देखते हैं वो पहुंचे कहाँ पे, आज देखते कि उनकी औलाद कहाँ पे, बिजनेस कहाँ जा रहा है। आप लोगों ने अपना घर निकाला, गाड़ी निकाली, मतलब आप लोगों ने उसे सीखा। लोग ना पिछला भूल जाते हैं, आपका हमेशा प्रेजेंट आपको देखते हैं, जो आपको सामने नजर आ रहा है। मैंने जो बात स्टार्ट में की थी वो मैं आपको दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ कि बेटा अगर आपका पढ़ना नहीं चाह रहा, अगर वो कहता है मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, अगर उसमें कोई कोर्स करना है, कोई हुनर करना है, बिस्मिल्लाह करे, अच्छी बात है। नहीं करना चाह रहा, आप उसको अभी से अपने बिजनेस पे अटैच करो और उसको बिजनेस की A to Z हर बात बताओ, हर चीज बताओ, ताकि कल का अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए तो आपके बेटे को आपके बिजनेस में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बड़ी तरह बात ले रहे तो लोग कहते हैं जी महंगाई बड़ी हो गई है, हुकूमत काम नहीं कर रही, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। हम महंगाई को देख रहे हैं, हम दूसरी तरफ नहीं आ रहे, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। पैसा होने के बावजूद नहीं कर रहे अल्लाह का शुक्र अदा। ऐसे महंगाई, आपको पैसा, आपको चीज मिल रही है, हर चीज ले रहे हो आप। अगर आपके पास 200 रुपए लीटर पेट्रोल आप लेने को तैयार बैठे हुए हो, इवेंट कोई आ जाए, ईद आ जाए, अगस्त का त्योहार, 14 अगस्त आ जाए, बड़ी ईद आ जाए, ये लॉकडाउन में लोगों ने थोड़ी कुर्बानी की माशाल्लाह। आम ईदों से ज्यादा अल्लाह ताला ने लोगों को इस तौफीक दी है, लोगों ने कुर्बानी की है, बढ़ चढ़ के कुर्बानी की है। अच्छे लोग भी है, दुनिया 40 तरह नहीं है। सिर्फ अपने अंदर आप शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें कि आप ही कर सकते हैं। कोई बुराई का तो आसानी से हो सकता है,
मजा है कि आप अच्छा काम करें। ऐसे ही है, मतलब उसमें आपकी बात करने का टोटल मकसद ये कि आजकल जो दौर जा रहा है नाज़रीन, लॉकडाउन का जो खास तौर पे दौर जा रहा है, उसके अंदर आजकल बिजनेस को जो ना बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और बिजनेस के हवाले से मैंने इनसे जो मालूमात आपको, कोई तजर्बे आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे इन्वाइट किया था। तो आपने भी ज़ाहिर तजर्बा सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे एक मॉरल निकलता है, नतीजा से भी निकलता है कि पहली बात आप अल्लाह पे भरोसा रखें, दूसरी चीज आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, तीसरा जो काम आपको आता है ये ना देखिए कि वो आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े से उस काम को स्टार्ट करके उसके ऊपर स्टेबल रहे, उसके ऊपर आप गिरफ्त रखें और ग्रिप रखें अपने हाथ में। और चौथी चीज ये है कि आप अपनी औलाद को उसके साथ साथ जरूर लगाएं। जरूरी नहीं कि आप उसको पढ़ाई से टालें, अगर वो पढ़ रहा है तो साथ साथ हल्की हल्की बिजनेस के इन टच भी उसको रखें, क्योंकि आजकल आगे नाज़रीन दौर जो ना बिजनेस का ही है, कारोबार के आगे दौर है। और अगर एक बेटा आपका नहीं पढ़ना चाह रहा तो उसको अपने साथ बिजनेस जरूर अटैच करें। देखिए तनहा छोड़ देंगे तो कल कल आपको ऐसी पीठ दिखा के जाएगा, अपने कमर ऐसी करके दिखा के जाएगा, आप भी ज़लील होंगे, माशरे में भी आपको किस सर उठाने की आपको मतलब आपको अपने आना आपकी मुतासर होगी, आपकी इज्जत खराब होगी, बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। बिल्कुल बहुत सी परेशानी आती हैं, ये परेशानी मेरे साथ भी आई है। मैंने कहा मेरे वाले साहब की डेथ के बाद काफी तारजाओ आए हैं, नहीं पता लगा, जो कुछ फैसले ऐसे थे जो मेरे वाले साहब बहुत अच्छे तरीके ले सकते थे, लेकिन मुझसे जो समझ में आया, अब मिसाल के तौर पे मुझे अब अबू फौत हुए, हर एक मुझसे बड़े थे, जो भी रिश्तेदार थे वो मुझसे बड़े, कोई भी था वो मुझे कहते फलाने का ये काम कर दो, मैंने कर दिया, फलाने का ये कर दो, मैंने कर दी। मकसद ये हो गया कि क्या कहते हैं, मुझे दुनिया ने सिखाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बोलना चाहिए, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने वाले साहब की वफात के बाद अपनी सिस्टर की शादी भी की है, अपने भाई की शादी भी की है, और जिस तरीके से की है, और माशाल्लाह 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 ये बंदे गवाह है, मैंने अपनी सिस्टर की शादी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने अपने भाई की शादी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने बहुत साथ दिया, बहुत मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे सिर पे वाले साहब का साया नहीं है। इनके वाले साहब ने मेरा बहुत ख्याल किया, बड़े बड़े होने का सबूत अदा किया। मेरे और भी हैं दो बुजुर्ग, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, तो मैं सबका मशहूर हूँ कि मैं इनकी दुआओं से, इनके प्यार से मैं आज इस स्टेज पे बैठा हुआ हूँ और आपसे अपने दिल का जो सारा हाल है वो बयान कर रहा हूँ। उस्मान भाई, मेरा अब यहाँ पे एक सवाल ही आता है कि वो लोग जिनके सर पे वालिद का साया नहीं होता और उसके बाद उनको खानदान वाले सपोर्ट नहीं करते किसी भी सिलसिले में, किसी भी हवाले से, तो मुझे ये बताइएगा कि उन लोगों को कहाँ जाना चाहिए, किससे मशवरा लेना चाहिए? ज़ाहिर है कहीं ना कहीं राय की जरूरत पड़ती है, किसी तजर्बाकार बंदे की जरूरत पड़ती है, उन लोगों को किससे मशवरा लेना चाहिए, उनको क्या आगे स्टेप लेना चाहिए? देखिए जी, वो कारोबार कभी तरक्की नहीं करता जिसमें नुकसान ही ना हो। अगर इस बंदे के पास कोई नहीं है समझाने वाला, कोई करने वाला नहीं है, जो बैक पे आने वाला नहीं है, बाप नहीं है, वो रिश्तेदार अगर उसके खिलाफ है, मैं आपके सवाल समझ गया हूँ कि रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करना चाह रहे कि यार उसके बाप ने हमारे तो फलां वक्त ये किया था, तो ये उसका बेटा है, ये भी वैसे ही होगा, इसको इसकी बल्कि जड़ें काटो, इसकी जड़ें काटो। बात ये आ गई कि उस पर फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को खुद अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, करना पड़ना है आपको मजबूत। सबक आपको दुनिया ही सिखाएगी, फिर भी बिल्कुल वो आप वक्त हो लगेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, नुकसान होंगे जो कि मैंने किए हैं और संभाला भी है। उसमें अगर आपको आपका जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो वो तो आपकी दुनिया में जन्नत है, ऐसी है, ठीक है ना। और अगर आपको जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता, खुदा आपकी शादी नहीं हुई, आपका जीवन साथी आपका साथ नहीं दे रहा, फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा खुद को मजबूत करने के लिए, धक्का थोड़ा सा लगेगा, लेकिन धक्का लगेगा। उसमें आपको एक ऑन द स्पॉट कोई सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। जब आप पूरे तो बने होंगे, 75% तो आप बुरे बने हुए हैं, फिर आप 100% उनकी नजर में बुरे बने, अपने दिल की सोचे, अपने दिमाग की सोचे, बैठे कि अगर मैं ये काम करूं, खुद से पहले होमवर्क करें। नुकसान आपको होगा, लेकिन वो बड़े नुकसान से बचा देगा आपको। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे मशवरे में दिए कारोबार के हवाले से, साथ साथ आपने हमें लाइफ के अंदर कैसे स्टेप लेना आपने वो भी हमें सिखाया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया और हमें अपने तजर्बात से आगाह किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो खास तौर पर यंग जनरेशन जो है, जो ये
टीनेजर से निकल के ताजे ताजे अभी जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनको बिजनेस करने का शौक है, तो काफी ज्यादा मालूमात आपने इकट्ठी की होगी। मैं आपको दोबारा मशकूर हूँ आपका उस्मान भाई। मैं दोबारा भी आपको इनवाइट करना चाहूंगा इस सिलसिले में एक नई बात के साथ आपसे नया तजुर्बा लेना चाहूंगा। कुछ टाइम की लिमिट होती है जिसकी वजह से कई बातें रह जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ ले, अल्लाह ताला आपको आपके काम में तरक्की आपको अजर दे इस चीज का। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज का हमारा प्रोग्राम था कारोबार और उसके फवायद के हवाले से। मैंने मेहमान खुसूसी को भी दावत दी, उस्मान ताहिर साहब तशरीफ लेके आए, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। छोटी सी बात इख्तिताम की तरफ पहुंचेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना पहले से जहन बनाएं, आप लोग लाइफ में कैसे आगे चल सकते हैं उसको प्रिपेयर करें, एक होमवर्क करें घर में बैठ के। आपको तजर्बा, आपका घर में वालिद साहब हैं, भाई बहन ऐसे हैं जो समझदार हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करें इस चीज को और बिजनेस की लाइन में आगे आए। अगर आप एक जगह पे शॉप कर रहे हैं, आपके साथ वाली शॉप भी ऐसी, तो मायूसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उसको भी रिज़्क दे रहा है, आपको भी रिज़्क दे रहा है, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अहम चीज है। तो कारोबार में आगे बढ़े, अपने बच्चों को इसमें कारोबार में आगे लेके और एक पढ़ा लिखा तबका, एक पढ़ा लिखा माशरा तश्कील दी। तो अपने प्रोग्राम के हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं, एंड करते हैं अपना प्रोग्राम का आज का। मुझे तो बहुत मजा आया अपने मेहमान खुसूसी के साथ बात करके, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इंसान अपनी हर उम्र में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है मरते दम तक। तो मैंने जैसे कि पहले सवालात आपको सेगमेंट में बताए थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि हमें एंड से ज्वाइन करने वाले जो सवालात सुन लें। पहला सवाल हमारा ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है। दूसरा सवाल हमारा है वो कौन सा खानदान है जिसको 5 नोबेल प्राइज मिले। तीसरा सवाल मेरा ये कि पानी की मलका किस फूल को कहा जाता है। ये 3 सवाल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और इसके अलावा जो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे नीचे चल रहा है 0340625787। व्हाट्सएप के थ्रू आप इन सवालों से भी आगाह कर सकते हैं। विनर्स के जवाब जो है वो मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर नए मेहमान के साथ आप लोगों के सामने उनके नाम भी लूंगा, और आप लोगों में इल्म में इजाफा करने का सबसे अच्छा ये प्लेटफॉर्म एक जरिया है। तो मौके को हाथ से जाने न दीजिए करें। मुझे और मेरे प्रोग्राम विर्चुअल इस्लाम एंड ग्लोबल कन्वर्ट्स को इजाजत दीजिए। अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माजरत चाहूंगा। आप लोग इस्लाह करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इसका बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।